नमस्कार। अक्सर जब बिजनेस में कोई झगड़ा होता है तो पहला ख्याल आता है कोर्ट कचहरी का। लेकिन क्या हमेशा यही एक रास्ता है? शायद नहीं। आज हम एक ऐसे ही खास कानून की बात करने वाले हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये कानून हमें बताता है कि विवाद सुलझाने का एक और तरीका भी है। तो देखिए, मोटे तौर पे दो रास्ते हैं हमारे सामने। एक तरफ तो है कोर्ट की लंबी कार्रवाई, जिसमें जैसा कि हम जानते हैं वक्त भी लगता है, पैसा भी खूब लगता है और सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड में होता है। और दूसरी तरफ है आर्बिट्रेशन, यानी मध्यस्थम। इसका दावा है कि ये तेज है, सस्ता है और सबसे बड़ी बात, इसमें सब कुछ गोपनीय रहता है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा सा सफर करते हैं। हम बात करेंगे कि इसकी नींव क्या है, मतलब ये शुरू कैसे होता है। फिर देखेंगे कि फैसला कौन सुनाता है और वो लोग चुने कैसे जाते हैं, कार्रवाई के नियम क्या हैं और जो फैसला आता है उसकी वैल्यू क्या है, और आखिर में ये सब हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये 1996 का कानून है क्या, और ये विवाद सुलझाने का कौन सा नया या बेहतर तरीका हमें देता है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक प्राइवेट कोर्ट की तरह सोचना। मतलब पार्टियां कोर्ट जाने की बजाय आपसी सहमति से कुछ एक्सपर्ट्स को चुनती हैं, जिन्हें हम आर्बिट्रेटर या मध्यस्थ कहते हैं। और ये एक्सपर्ट्स फिर उस विवाद पर एक फैसला सुनाते हैं जो दोनों पार्टियों पर लागू होता है, बिल्कुल कोर्ट के फैसले की तरह। इस पूरी प्रक्रिया को ही 1996 के कानून ने एक कानूनी ढांचा दिया है। अच्छा, तो ये प्राइवेट कोर्ट का सिस्टम काम कैसे करना शुरू करता है? मतलब इसकी पहली सीढ़ी क्या है? और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से शुरू होता है, और वो डॉक्यूमेंट है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, यानी मध्यस्थम करार। असल में यही वो बुनियाद है जिसके बिना आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता। सेक्शन 7 साफ साफ कहता है कि ये पार्टियों के बीच एक अग्रीमेंट है कि अगर उनके बीच कोई झगड़ा हुआ, चाहे अभी हो या भविष्य में, तो वो उसे कोर्ट में नहीं बल्कि आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे। अब इस अग्रीमेंट के लिए कानून में कुछ जरूरी शर्तें हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त, ये लिखित में होना चाहिए, मतलब रिटन। ये आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा क्लॉज भी हो सकता है, या फिर आप एक अलग से अग्रीमेंट भी बना सकते हैं। और हाँ, आज के ज़माने में चिट्ठियों, ईमेल या किसी भी तरह के डिजिटल कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड भी पूरी तरह से मान्य है। ठीक है, तो मान लीजिए अग्रीमेंट हो गया। अब अगला सवाल यह है कि फैसला सुनाएगा कौन, वो जज कौन होंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो प्राइवेट कोर्ट है, जिसे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं, ये बनता कैसे है। सेक्शन 10 कहता है कि पार्टियां मिलकर कितने भी आर्बिट्रेटर रख सकती हैं, बस शर्त यह है कि नंबर ऑड होना चाहिए, 1, 3, 5 ऐसा। आमतौर पर सबसे कॉमन प्रैक्टिस 3 आर्बिट्रेटर्स की है। और ये ऑड नंबर क्यों? बहुत सिंपल लॉजिक है, ताकि वोटिंग में कभी टाई ना हो और फैसला आसानी से हो सके। तो ये 3 लोग चुने कैसे जाते हैं? सेक्शन 11 में इसका एक बहुत ही फेयर तरीका बताया गया है। प्रोसेस कुछ ऐसा है, एक आर्बिट्रेटर एक पार्टी चुनेगी, एक दूसरी पार्टी चुनेगी, और फिर ये दोनों चुने हुए आर्बिट्रेटर्स मिलकर एक तीसरे प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर को चुनेंगे। इससे ये पक्का हो जाता है कि ट्रिब्यूनल बैलेंस्ड रहे। तो अब हमारे पास ट्रिब्यूनल भी है। अब बात आती है सुनवाई की, यानी प्रोसीडिंग्स की। और सच कहूं तो यहीं पर इस कानून की असली खूबसूरती और इसका सबसे बड़ा फायदा नजर आता है, और वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एक ही गोल्डन रूल है जो सेक्शन 18 में लिखा है, वो ये कि दोनों पार्टियों के साथ बराबरी का बर्ताव होगा और दोनों को अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं, ये सबसे जरूरी है। और यहीं पर कोर्ट और आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। सेक्शन 19 के हिसाब से आर्बिट्रेशन में कोर्ट की तरह सख्त नियमों जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट को फॉलो करना जरूरी नहीं है। पार्टियां चाहें तो मिलकर अपने रूल खुद बना सकती हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो ट्रिब्यूनल को पूरी आज़ादी है कि वो मामले को जिस तरह से ठीक समझे उस तरह से आगे बढ़ाए। तो सारी सुनवाई और बहस के बाद बारी आती है फाइनल फैसले की। आर्बिट्रेशन की भाषा में इसे अवॉर्ड कहते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, आर्बिट्रेशन का एक बड़ा फायदा है स्पीड। कानून में इसके लिए बाकायदा टाइमलाइन दी गई है। सेक्शन 29A के मुताबिक अवार्ड 12 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। हाँ, अगर दोनों पार्टियां राजी हों तो इसे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि केस सालों साल नहीं खींचेगा। पर यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या यह अवार्ड वाकई फाइनल है, या फिर इसे भी कोर्ट में चैलेंज करके सालों तक लटकाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर इसका फायदा ही क्या? इस सवाल का जवाब सेक्शन 34 में है, और यह जवाब बहुत राहत देने वाला है।
कानून कहता है कि अवार्ड को चैलेंज करने के आधार बहुत बहुत लिमिटेड हैं। आप हर छोटी मोटी बात पर कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट इसमें तभी दखल देगा जब कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो, जैसे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही वैलिड ना हो, या किसी पार्टी को अपनी बात कहने का मौका ही ना मिला हो, या फिर फैसला भारत की पब्लिक पॉलिसी के ही खिलाफ हो। तो कुल मिलाकर ये अवार्ड को एक तरह से फाइनल बना देता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बिजनेस के झगड़ों को सुलझाने का एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क देता है। एक ऐसा सिस्टम जो कोर्ट के मुकाबले तेज है, फ्लेक्सिबल है और सबसे जरूरी एक ऐसा फैसला देता है जो फाइनल होता है और दोनों पार्टियों पर लीगली बाइंडिंग होता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना बनता है, बिजनेस के लिए इसके इतने सारे फायदों को देखते हुए क्या ये जरूरी नहीं कि अगली बार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये चेक कर लिया जाए कि उसमें विवाद सुलझाने का ये शानदार टूल यानी आर्बिट्रेशन क्लॉज है या नहीं।